बीबीसी दुनिया में आज देखिए इसराइल को अमेरिका की कड़ी चेतावनी। अमेरिका के सख्त लहजे के बाद गजा में 2 हफ्ते बाद पहुंची मानवीय सहायता की पहली खेप इसराइल को चिट्ठी लिख अमेरिका ने चेताया था गजा में ज्यादा मदद नहीं पहुंची तो रोकी जा सकती है सैन्य सहायता। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। गजा में बीते 1 साल में किन हालात से गुजरे लोग दिखाएंगे कुछ की आप बीती कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान में संपन्न हुआ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 23वां सम्मेलन। कार्यक्रम में दिखाएंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के किस बयान की हो रही है चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश की संसद को बताया युद्ध रोकने की उनकी योजना में अपनी जमीन रूस को देना नहीं है शामिल। नाइजीरिया में तेल के टैंकर में धमाका, 90 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल। पिछले महीने ऐसे ही हादसे में मारे गए थे 48 लोग। और नाइजीरिया से ही दिखाएंगे खास रिपोर्ट, जहां जलवायु परिवर्तन के कारण एक बड़े संकट का सामना कर रहे हैं किसान। उत्तरी गजा में इसराइल के फिर से तेज होते हुए हमलों के बाद ये सवाल उठने लगे थे कि कहीं उसका इरादा इस इलाके को हमेशा के लिए खाली करवाने का तो नहीं है। यहाँ के लिए राहत सामग्री रुकने से इन कयासों को और भी ताकत मिली थी, मगर अमेरिका की एक चिट्ठी के बाद कैसे बदल गए यहाँ के हालात, दिखाएंगे कवर स्टोरी में। इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्से में करीब 5 दिन बाद हमला किया है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि दक्षिण में नबेतिया शहर में भी इसराइल के भारी हवाई हमलों में 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें शहर के मेयर भी शामिल हैं। वहीं राजधानी बेरूत के उस इलाके पर इसराइली हमले हुए जिसे हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के कहने पर इसराइल ने बेरूत में हमले नहीं किए। इस बीच हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर रॉकेट दागना जारी रखा है। बीती रात 50 रॉकेट दागे गए। उधर गजा में भी इसराइली कार्रवाई जारी है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अमेरिका की ओर से इसराइल को चेतावनी मिलने के बाद 2 हफ्ते बाद गजा में मदद पहुंच पाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने इसराइली सरकार को भेजी इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था, देखिए बीबीसी संवाददाता टॉम बेटमैन की इस रिपोर्ट में। उत्तरी गजा पर फिर से इसराइली हमले हो रहे हैं। इसराइल कहता है कि ये हमले हमास को हटाने के लिए हैं, मगर सहायता समूहों का कहना है कि इस इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और जो लोग यहाँ से जाने का आदेश नहीं मानेंगे शायद वो बच नहीं पाएंगे। यहाँ आने वाली मदद को करीब 2 हफ्तों तक रोका गया। अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने अब इसराइली सरकार को चिट्ठी भेजकर राहत सामग्री के काफिले रोकना बंद करने को कहा है। ये चिट्ठी रविवार को इसराइली सरकार को भेजी गई थी। इसमें कहा गया है कि अमेरिका गजा में बिगड़ते मानवीय हालात के प्रति चिंतित है। इसमें चेताया गया है कि गजा के उन 17 लाख लोगों पर संक्रामक रोगों का गंभीर खतरा है जिन्हें इसराइल के आदेशों के बाद संकरे से तटीय इलाके में जाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इसमें मांग की गई है कि हालात को सुधारने के लिए इसी महीने तुरंत स्थायी कदम उठाने होंगे और हर हाल में 30 दिनों के अंदर राहत सामग्री पहुंचाने की रफ्तार बढ़नी चाहिए। इसमें चेताया गया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इससे अमेरिकी नीति प्रभावित होगी। इसमें अमेरिका के उस कानून का हवाला दिया गया है जो मदद रोकने वाले देशों को सैन्य सहायता रोकने की बात करता है। आलोचक लंबे समय से अमेरिका पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो हथियारों की सप्लाई के बदले इसराइल से गजा के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करवाने में नाकाम रहा है। हालांकि वो इस आरोप को खारिज करता है, मगर अब इसराइलियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि ज्यादा मदद पहुंचाने के लिए कुछ करो और वो भी तुरंत। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी कहते हैं कि इसराइल को भेजी चिट्ठी अमेरिकी कानून से संबंधित है। कुछ लोग कहेंगे कि आपको इसराइलियों को सख्त चेतावनी वाली ये चिट्ठी लिखने में 1 साल लग गया। आखिर इतना वक्त लगा क्यों? ऐसा मत समझिए कि इस पत्र से इन हालात पर इसराइल की सरकार को हमने पहली बार टोका है। पिछले कुछ महीनों में हम उन्हें स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें आपकी कोशिशों के नतीजे देखने होंगे, मगर वो हमें नहीं दिखे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कार्यकाल के आखिरी हिस्से में इसराइली सरकार पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं, मगर गजा में चल रही जंग अभी कुछ और वक्त तक जारी रह सकती है। गजा में चल रही जंग अब अपने दूसरे साल में पहुंच गई है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस जंग की वजह से गजा में 42,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और 95,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं।
जंग के शुरुआती दिनों से ही बीबीसी के लिए कई लोग अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण लम्हों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। खालिद एक फिजियोथेरेपिस्ट है जिनके 5 बच्चे हैं। एया एक लॉ ग्रेजुएट है। देखिए ये रिपोर्ट जिसके कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। एया और उनका परिवार उत्तरी गजा में रहता है, पर उन पर दक्षिण की ओर जाने का दबाव बन रहा है। हम सिर्फ आधे घंटे के लिए सो पाए। ये हमारी जिंदगी की सबसे खराब रात रही। अभी हमें जल्दी से जल्दी वो सामान बांधना है जिसे हम अपने साथ ले जा सकें। ये सड़क काफी खतरनाक है। उम्मीद है हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। खालिद भी उत्तरी गजा में अपने 5 बच्चों के साथ रहते हैं, पर इजरायली सेना उन्हें ये जगह छोड़ने के लिए कह रही है। मैं 5 बच्चों का पिता हूँ। हमूद और हलूम सबसे छोटे हैं। वो पर्चे गिरा रहे हैं और हमसे जाने को कह रहे हैं। मैं अपना घर छोड़ने के बजाय यहीं पर मरना पसंद करूंगा। मैं अक्टूबर में स्कूल में बने इस कैंप में आई थी। फिलहाल तो ये स्कूल ही सबसे सुरक्षित जगह है। क्या आप खुश हैं? बम कहाँ पर गिरा? स्कूल से बाहर मत निकलना। मैं असल में एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, डॉक्टर नहीं। यहाँ पिछले 3 महीनों से जंग छिड़ी हुई है और तभी से खालिद और उनका परिवार उत्तरी गजा के जबालिया में ही रह रहे हैं। ऐसे खेल बच्चों को नहीं खेलने चाहिए। डर है कि इन पर जंग का असर लंबे समय तक बना रहेगा। एया और उनके परिवार को फिर से इलाका छोड़ना होगा। इस बार वो दक्षिणी गजा के रफा शहर जा रहे हैं, जहां 10 लाख विस्थापित लोगों ने शरण ली हुई है। हमें अभी अभी खबर मिली है कि हमारा घर तबाह कर दिया गया है। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ। हम फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर भागे, उन उपकरणों को देखने जिनसे हम इस सेंटर का विस्तार करने वाले थे, पर बदकिस्मती से ये जगह तबाह हो गई। खतरों के बावजूद खालिद उत्तरी गजा में रह रहे हैं और अपने घर को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने घर को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं टूटे शीशों और मलबे को हटा रहा हूँ। मेरी जिंदगी बिखर गई है। मैं अब लगभग 23 साल की हो गई हूँ और मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए कि मैं शायद अपने लक्ष्यों को पूरा किए बिना ही मर जाऊंगी। और कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे किस संकट से जूझ रहे हैं नाइजीरिया के किसान। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन का आज समापन हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आखिरी बैठक की मेज़बानी की, जिसमें चीन, रूस और ईरान के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ने की बात की। और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता फरहत जावेद। इस्लामाबाद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग आज होना थी वो अब से कुछ देर पहले ही ख़त्म हुई है और उसके बाद एक जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी रिलीज़ की गई है। इस मीटिंग में ये 23rd मीटिंग थी SCO समिट की और इस मीटिंग में मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं, यूरो एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर्स, उनके दीगर जो उनके डेलीगेशंस हैं, उन्होंने शिरकत की हुई थी। इंडिया से जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर,
वो यहाँ पर मौजूद थे। कोई बायलैटरल टॉक्स उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे। इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर हैं, उन्होंने आज जो एड्रेस किया समिट के दौरान, उनकी जो स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्ट या चाइना को उन्होंने डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट दी हो, लेकिन हम देखते हैं उनकी स्टेटमेंट पे कि इनडायरेक्टली उन्होंने बातचीत की है। उनका जो फोकस रहा है वो 3 जो मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि SCO के चार्टर का हिस्सा भी हैं, वो हैं टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करने के हवाले से जो भी कोशिशें इन मुल्कों ने करनी है वो। और उनका ये कहना था कि अगर फ्रेंडशिप इन मुल्कों के दरमियान कम हो रही है या गुड नेबरनेस कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कुछ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है और ये देखना है कि ये मुल्क जो हैं ये कहाँ अपने अंदर गलतियाँ कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट उन्होंने दी और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं SCO की, उनके दरमियान जो कोऑपरेशन है उसकी जो बेसिस है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे होनी चाहिए और सॉवरन इक्वालिटी पे होनी चाहिए। तो ये बातें आज उन्होंने की हैं और उनका ये भी कहना था कि तमाम मेंबर कंट्रीज़ को ज़रूरी है कि वो जो SCO का जो चार्टर है, ख़ास तौर पे जो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और सेपरेटिज्म है, उस पे एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन लें और इसके ख़िलाफ़ वो फर्म एक्शंस भी लें। अगर ये सब नहीं होगा तो उनका ये कहना था कि ना तो ट्रेड हो सकेगी, ना कनेक्टिविटी हो सकेगी और ना ही पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो सकेगा। और अब बात नाइजीरिया की। हाल के महीनों में पश्चिम और मध्य अफ्रीका में भारी बारिश से आई बाढ़ ने खेती वाली ज़मीनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। जलवायु परिवर्तन नाइजीरिया में खाने के संकट को और गंभीर बना रहा है। आज वर्ल्ड फूड डे के मौके पर BBC संवाददाता अजीजात ओलावलुवा ने नाइजीरिया के 2 इलाकों का दौरा किया। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। बाढ़ आने से पहले इन जमीनों का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता था, अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। 55 साल की मेमा फीवा उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में अदामावा प्रांत के सुदूर इलाके में अकेली रहती हैं। वो यहाँ मक्के और भिंडी की खेती करती हैं। 25 सालों से खेती बाड़ी कर रही मेमा का कहना है कि ये अब तक का सबसे खराब मौसम है। इस साल खेती के शुरुआती सीजन में ही सूखे का सामना करना पड़ा। कुछ महीनों बाद जब फसल उगना शुरू हुई तो बाढ़ आ गई और सब कुछ तबाह हो गया। मेमा की तरह ही नजदीकी प्रांत तराबा में रहने वाले 36 साल के राबियो मूसा को भी इस साल कम से कम 1000 बोरी मक्के की फसल की उम्मीद थी, लेकिन बरसात के मौसम में भी बारिश न होने का मतलब था कम पैदावार, कर्ज ना चुका पाना और अपने ऊपर निर्भर 40 लोगों के पेट भरने के लिए संघर्ष। ईश्वर हम पर रहम करे, इसके लिए हमने उपवास किए, लोगों में मक्के बांटे। कई लोगों ने अपना निवेश खो दिया और कईयों ने हार मान ली। ईमानदारी से कहूँ तो मैं खुश नहीं हूँ। जब भी मैं अपने खेत पर जाता हूँ मेरा सिर भारी होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं गिर जाऊंगा। नाइजीरिया में खाने की चीजों पर महंगाई 37% बढ़ गई है। यहाँ खाने का अधिकांश सामान उत्तर से आता है। हाल के सालों में मौसम का मिजाज अचानक बिगड़ने की घटनाओं ने खेती के चक्र को प्रभावित किया है। 2022 में आई भयानक बाढ़ के कारण हजारों लोग विस्थापित हो गए और बड़े पैमाने पर खेती वाली जमीन बह गई। और इस साल भी मौसम साथ नहीं दे रहा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार इस साल लगभग 22 लाख नाइजीरियाई लोगों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है और ये संख्या 2030 तक लगभग 4 गुना तक बढ़ सकती है। संगठन ने चेतावनी दी है कि 2024 में बाढ़ से खाद्य सुरक्षा बुरी तरह प्रभावित होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। हमें कृषि से जलवायु स्मार्ट कृषि की ओर बढ़ने, नए तरीके अपनाने, जल प्रबंधन और जल नियंत्रण शुरू करने की आवश्यकता है। तराबा और अदामावा दोनों जगह के अधिकारियों का कहना है कि वो खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय कर रहे हैं, जैसे नई फसल की किस्में लाना। सरकार ने एक खाद्य सुरक्षा समिति की स्थापना की है जिसका मैं सदस्य हूँ। इस समिति का काम किसानों को जागरूक करना और इबादान में एक शोध दल के साथ जुड़ना है जो सूखा प्रतिरोधी पौधों पर काम कर रही है। पूर्वी अफ्रीका में हुए परीक्षणों से पता चला है कि आनुवांशिक रूप से तैयार की गई सूखा प्रतिरोधी फसलें पैदावार को 30% तक बढ़ा सकती हैं। हालांकि किसानों को हर साल पौधे खरीदने पड़ेंगे जिससे उनका वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। फिलहाल मेमा और राबियो को उम्मीद है कि सूखे के बीच उगी फसल उनके परिवार का काम चलाने के लिए काफी होगी।
और आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे। बीबीसी हिंदी की वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर लाइव।